ईरान के ऊपर अटैक होता है, ज़ायनिस्ट एंटिटी इजराइल एंड अमेरिकन्स अटैक करते हैं एंड उसी में अली खamenei सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान की डेथ हो जाती है। कभी सोचा कि वो बाहर क्यों आए? ऐसी उनकी एग्जैक्ट पिन पॉइंट लोकेशन कैसे मिल गई? सवाल का जवाब है मोसाड या सीआईए आप कह सकते हो, दोनों इतने ज्यादा इंटरलिंक्ड है, ज्यादा फर्क नहीं है दोनों में। दोनों ज़ायनिस्ट के लिए ही काम करते। वो खamenei की पोजीशन ट्रैक कर रहे थे, पर वो बाहर क्यों आए? क्योंकि उनको लग रहा था कि डील हो जाएगी। ये देखो, जो ओमान के फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने क्या स्टेटमेंट दी थी। उन्होंने कहा था वी आर सो क्लोज, क्योंकि ईरान सब चीज पर अग्री कर गया था कि जीरो इनरिचमेंट ठीक है, जो हमारा इनरिच्ड यूरेनियम है उसको भी डाइल्यूट करना है, ठीक है। उन्होंने बोला अ पीस डील इज विद इन आवर रीच। तो उस टाइम पे जो ओमान के फॉरेन मिनिस्टर हैं वो वॉशिंगटन में ही थे। जेडी वैंस जो अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट है, उनसे मिलने जा रहे थे। तो ऑफ कोर्स उन्होंने आगे बताया होगा, इंक्लूडिंग ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने बताया होगा कि भाई डील होने वाली है। तो इसलिए उन्हें लगा कि भाई अभी तो अटैक होगा नहीं, क्योंकि अब तो डील ही होने वाली है। बट उसी टाइम पे वो बाहर आए, मोसाड को पता चला, उन्होंने इजरायलीज को बताया एंड इजरायलीज ने जाकर अटैक कर दिया। एंड इस बात का सबूत आपको फिर से मिलता है जब ओमान के फॉरेन मिनिस्टर कहते हैं आई एम डिसमेड। उन्होंने कहा मैं बहुत ही ज्यादा निराश हूं, क्योंकि इतनी एक्टिव और सीरियस नेगोशिएशंस चल रही थी, उसको फिर से अंडरमाइन कर दिया एंड एज अ रिजल्ट ईरान के साथ फिर से दगाबाजी हो गई। आप सोचो उस आदमी की क्या पोजीशन रही होगी जब वो कह रहे होंगे ईरानियंस को कि अरे कोई भी ट्रबल नहीं है, नेगोशिएशन हो रही है, मैं उनसे भी डायरेक्ट बात कर रहा हूं, वो सीरियस हैं। बट ये तो ऐसे दोगलेबाज है ना, एंड नो डाउट, क्योंकि इनके तरफ से कौन नेगोशिएट कर रहा था? कुशनर, ठीक है, ट्रंप का दामाद, क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हो आप उससे, ठीक है। एंड विटकॉफ, वो भी एक ज़ायनिस्ट है, बिल्डर है, वो एक बिल्डर, न्यूयॉर्क का बिल्डर। जो पिछली बार हुआ वही सेम चीज हुई। ईरान फेल फॉर द ट्रैप वंस अगेन। पर आपने कभी सोचा इस ट्रैप से उल्टी ही मार पड़ जाएगी इनको? मार्को रूबियो जो उनका फॉरेन मिनिस्टर है, फॉरेन सेक्रेटरी, उसकी स्टेटमेंट देखो। वो तो ये बता रहा है कि भाई इजराइल वेंट अहेड विद द प्लान्स एंड दे हैड टू फॉलो। If we stood and waited for that attack to come first before we hit them, we would suffer much higher casualties. And so the president made the very wise decision. We knew that there was going to be an Israeli action. We knew that that would precipitate an attack against American forces. And we knew that if we didn't preemptively go after them before they launched those attacks, we would suffer higher casualties and perhaps even higher those killed. And then we would all be here answering questions about why we knew that and didn't act. तो इससे कुछ कहानी ऐसी लगती है कि जब इजराइल को पता चला कि भाई वो वहां पे हैं खamenei, उन्होंने बोला हम तो अटैक करने जा रहे हैं। एंड यूएस को क्या करना था? असली में यूएस की फॉरेन पॉलिसी कौन चलाता है? इजरायलीज चलाते हैं। तो अब हमें पता चलता है ये स्कीम किसने बनाई थी। आप देखोगे इस स्कीम में जो भी अहम पात्र हैं, ये सब एप्स्टीन क्लास है, सब पीडोफाइल्स हैं, सब उसी से लिंक्ड है। नेतन्याहू, ट्रंप, मार्को रूबियो, ये सब उसी क्लैन के पार्ट हैं। एंड नेतन्याहू तो आगे जाके कहता है कि भाई मेरा तो सपना ही साकार हो रहा है, मैं तो 40 साल से ये करना चाहता था। तो भाई अब पूरी दुनिया को इन्होंने बता दिया है कि हम तो ये करना ही चाहते थे। नेगोशिएशंस वगैरह तो सब भाड़ में गई, वो तो सिर्फ दिखावा था। उस टाइम पे भी मे भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन निकलवा ली हो, और एटलीस्ट उन नेगोशिएशंस को यूज किया टू टारगेट द सुप्रीम लीडर अली खamenei। पर अब ऐसा लगता है कि जो नेतन्याहू का वेट ड्रीम था वो असली में वेट ड्रीम हो गया है। कंटिन्यूस उसको सुसु आती होगी, कंटिन्यूस डाइपर पहना रहता होगा। ये देखो उसका प्रूफ, वॉर क्रिमिनल, मतलब ये बंदा तो क्या ही बोलो, वन ऑफ द मोस्ट घटिया इंसान है पूरी दुनिया में, ठीक है। बेन गवीर जो उनका यू कुड से होम मिनिस्टर है, वो हंट कर रहे हैं लोगों को कि तुम जरा फिल्म मत कर लेना मिसाइल स्ट्राइक। बिल्कुल भी नहीं। सेलिब्रेटिंग ईरान ये तो बहाना है, वहां पे कोई भी सेलिब्रेट नहीं कर रहा कि स्ट्राइक हो रही है। बट लोगों की जनरल क्यूरियोसिटी है कि देखो यहाँ पे स्ट्राइक हो गई, यहाँ पे स्ट्राइक हो गई। कोई फिल्म कर रहा है तो अपने ही लोगों को तुम जेल में डाल रहे हो, क्योंकि तुम्हारी हालत पतली है, क्योंकि तुम दुनिया को दिखा नहीं सकते कि यहाँ पे कितना ज्यादा डिस्ट्रक्शन हो चुका है। एडिटर जरा दिखाओ यार, इजराइल में इतना ज्यादा डिस्ट्रक्शन हो रहा है, देखो बिल्डिंग्स ऐसी जल रही हैं कि इधर से मिसाइल्स आ रही है, इतनी सारी अनअपोज्ड अपने टारगेट पर लैंड कर रही हैं। उसमें से कितनों के आपके पास वीडियो आ रहे हैं? आई वुड से 1% भी नहीं आ रहा होगा, बिल्कुल भी नहीं। आप जितनी अच्छी रिसर्च कर लो 1% भी नहीं आ रहा होगा। तो भाई जो सुप्रीम लीडर है अली खamenei, उनको मारना उल्टा ही पड़ गया ना। आपने तो भाई उनको अल्टीमेट शहादत दे दी, अल्टीमेट शहादत। वो खुद ही चाहते होंगे कि मेरी अगर डेथ हो तो ऐसे हो, क्योंकि उससे जितना लोग रैली करने लगे हैं ना, शायद जितना लोग सपोर्ट करने लगे हैं ईरान को, IRGC को, पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को, शायद ये कभी हो ही नहीं पाता अगर इस तरीके से शहादत नहीं हुई होती उनकी तो। एंड आपको इसका प्रूफ दिखता है ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ तेहरान। ऊपर से बम बरस रहे हैं, बट लोगों को लगता है नहीं हमें खौफ नहीं है, हम बाहर आएंगे, अपना सपोर्ट दिखाएंगे। इतने सारे लोग बाहर आ रहे हैं टू शो सपोर्ट फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन, फॉर द लीडरशिप। इतने सारे लोग तेहरान में बाहर आ रहे हैं, बेखौफ बाहर आ रहे हैं। देखो वो कोई ऑर्डिनरी पर्सनैलिटी तो थे ही नहीं। अगर जिन लोग को ना समझ में आए तो आप ये एनालॉजी समझ लो, अगर मान लो कोई भी देश जाके पोप को मार दे,
तो दुनिया भर के क्रिश्चियंस कैसे रिएक्ट करेंगे? तो भाई वो शिया कम्युनिटी के लिए पोप जैसे ही थे। आयतोला अली खमेनी वॉज द लीडर ऑफ द शिया कम्युनिटी। आयतोला का मतलब होता है गॉड, इसीलिए तो ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड इतने सारे लोग हैं, चाहे इंडिया हो, बहरीन हो, पाकिस्तान हो, एंड आई बिलीव सऊदी भी, क्योंकि सऊदी में 20% पॉपुलेशन शिया है। इतनी सारी जगह पीपल आर रैलिंग, उनके सपोर्ट में रैली कर रहे हैं। इनफैक्ट पाकिस्तान में तो एक बहुत ही दुखद बात भी हुई, जो पाकिस्तानीज आए थे प्रोटेस्ट करने के लिए अमेरिकन एम्बेसी के बाहर, उनको यूएस मरीन्स ने मार गिराया, लिटरली मार गिराया। जेल में होना चाहिए इन लोगों को, बट ऑफ कोर्स ऐसा होगा नहीं क्योंकि वो अमेरिका है ना। बट यू नो, ये सब चेंज हो सकता है एंड बहुत जल्दी चेंज हो सकता है। 10 तो प्रोटेस्टर ऐसे हैं जिनको इन मरीन्स ने ही मारा, एंड अराउंड 26 लोग ऐसे हैं जो नेशन वाइड मारे गए हैं। एंड किन के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, द वर्ल्ड्स बिगेस्ट टेररिस्ट। एंड अब तो पूरी दुनिया जानती है ये बात, ठीक है। बहरीन की अगर बात करें तो बहरीन शिया मेजॉरिटी देश है, वहां पे अब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वहां पे बम गिर रहे थे, लोग एक्चुअली खुश हो रहे थे क्योंकि वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बेस पर गिर रहे हैं। मुझे नहीं लगता, आई मे बी रॉन्ग, कि वहां पे कभी भी यूनाइटेड स्टेट्स का बेस बन पाएगा। ईरान के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी कि उनके खुद के लोग आए, उनको सपोर्ट करें, एंड इजरायलीज ने उन्हें यही दे दिया। इजराइल की सबसे बड़ी गलती थी ईरान के सुप्रीम लीडर खमेनी को मार देना, उनका मर्डर कर देना। वो तो खुद ही कह रहे थे कि अब मैं बूढ़ा हो चुका हूं, मेरे शरीर में उतनी ताकत नहीं बची है। वो चाहकर भी इससे बेटर मूवमेंट, इससे बेटर तरीका नहीं चुन सकते थे शहीद होने के लिए। अब आप खुद ही इमेजिन कर लो, आपका कोई देश का प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर हो, कोई भी लीडर हो, जिसको बाहर आके फॉरेन एंटिटी आके मर्डर कर दें, आपका खून नहीं खोलेगा। एंड अनफॉर्चुनेटली इस प्रोसेस में उनकी बेटी, उनकी दामाद, उनकी 14 महीने की पोती भी शहीद हो गए। उसके बाद आप जाके उस देश के बच्चों को भी मार देते हो, छोटी छोटी बच्चियां 4 से 10 साल के बीच में एलिमेंट्री स्कूल को आप जाके बॉम्ब कर देते हो। वर्ल्ड ओपिनियन तो ऑलरेडी आपके खिलाफ था। गाजा में जिस तरीके से आपने जेनोसाइड की, अब आप जाके और अपने प्रूफ दे रहे हो हम हैं दुनिया के सबसे बड़े टेररिस्ट। जब 2003 में इराक वॉर हुआ था तब दिस वाज़न्ट द केस, ऐसा नहीं था। लोग एक्चुअली सोचते थे अमेरिकन ने किया तो कोई वजह होगी ये करने के लिए। उस टाइम पर पूरी मेहनत भी की गई, पूरा केस बनाया गया, यूनाइटेड नेशंस तक गए कि उनके पास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, ये वो। इस बार तो कुछ भी नहीं किया, कोई ऐसी मेहनत नहीं करी। जिस तरीके से इन्होंने हर वॉर चालू की है, कोई भी देश जो इंडिपेंडेंटली सोचता हो इनके साथ साइड नहीं करेगा, कोई चांस ही नहीं है। तो ईरान के लिए ये बहुत एसेंशियल था कि उनके खुद के लोग उनके साथ रहें, ठीक है, सैक्रिफाइस करने के लिए रेडी रहें। दूसरा, ईरान को चाहिए था कि ग्लोबल ओपिनियन उनके साथ रहे। आपने आयतोला को मार के ये दोनों चीजें उन्हें दे दी, ऑन अ प्लेट दे दी। एक और चीज जो ईरान के लिए बहुत जरूरी है वो है अलायंसेस, एंड रशिया और चाइना उसके साथ खड़े हैं एकदम। ये भी थैंक्स टू यूनाइटेड स्टेट्स एंड इजराइल आपने उनको दे दिया। जिस तरीके से आपने गाजा में जेनोसाइड की, जिस तरीके से आपने कंटिन्यूस अटैक किए हैं अपने पड़ोसियों के ऊपर, जिस तरीके से आपने वेनेजुएला के प्रेसिडेंट निकोलस मादुरो को किडनैप कर लिया, जिस तरीके से आपने उनके सुप्रीम लीडर को मारा, ये सब अलायंसेस उनके साथ खड़ी हैं क्योंकि वो जानते हैं ये सामने वाले एकदम राक्षस हैं, हमको इकट्ठे होना पड़ेगा। एंड जिस तरीके से ईरान ने फाइट बैक किया है, उनके एलाइज बहुत ही ज़्यादा इंप्रेस्ड होंगे। वो कह रहे होंगे कि भाई तुम लगे रहो, हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे। एंड जहां बात करो यूएस और इजराइल के एलाइज, उनकी हालत खराब है। यूके के एयरबेस पे, आरएएफ एयरबेस में, साइप्रस में, जहां पे अब इनके एयरक्राफ्ट पार्क्ड हैं, क्योंकि मुझे लगता है बाकी बेसिस तो अब यूज नहीं कर पा रहे हैं लोग अपने यूएस के जो बेसिस हैं, वहां पे जाके ड्रोन फटता है। वो कह रहे हैं नहीं नहीं नहीं, हमें वॉर में इन्वॉल्व नहीं होना। फ्रांस ने अपना भेज दिया एयरक्राफ्ट कैरियर, क्या करेगा वो एयरक्राफ्ट कैरियर? इनके एयरक्राफ्ट कैरियर जो है यूनाइटेड स्टेट्स की एब्राहम लिंकन जो कैरियर है, वो खुद ही बाहर बैठा हुआ है क्योंकि भाई इन लोग के पास है चाइना की एंटी शिप मिसाइल्स। दे आर डाइंग फॉर इट, दे आर डाइंग कि तुम रेंज में आओ एंड ये हम यूज कर पाए ये मिसाइल। चाइना तो चाहता है अभी हमारे सारे वेपन्स की टेस्टिंग हो जाए। और जो इनके एलाइज है कौन? सऊदी अरेबिया, कतर, यूएई, इनकी दम नहीं है एक मिसाइल छोड़ दें ईरान की तरफ, क्योंकि ये जानते हैं ईरान अभी पागल हुआ है, एकदम आंख बबूला हुआ है। ईरान को कुछ नहीं करना, कुछ थोड़ी बहुत मिसाइल छोड़ देंगे उनके शहर पर ही। अभी तो सिर्फ एग्जाम्पल दिया है कि भाई हम ड्रोन छोड़ सकते हैं, बताने के लिए कि भाई ये चीजें भी हो सकती है तुम्हारे यहाँ। 2 मिसाइल गिरने की देर नहीं है। दुबई में, दोहा में, कुवैत में इन्होंने जो इतना पूरा फसाड बनाया हुआ है ना, ठीक है, वेस्टर्न पैसा यूज करके सब खत्म हो जाएगा, इनका पूरा बिजनेस मॉडल खत्म। कोई नहीं रहना चाहेगा वहां, कोई वहां पैसे नहीं डालना चाहेगा। एंड जहां तक बात करें, ईरान इज की टू रशिया एंड चाइना। रशिया और यूक्रेन की वॉर चल रही है, दे हैव अ कॉमन एनिमी। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका तब से इनके पीछे पड़ा हुआ है, सोवियत यूनियन जब से था तब से। नेटो एक्सपेंशन करे जा रहा है, यूक्रेन को भी दे पुट देम टू द टास्क कि भाई तुम वॉर लड़ोगे रशिया के खिलाफ, हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे। नॉर्थ साउथ ट्रेड कॉरिडोर, अगर ईरान चला जाता है,
इनके यूएस के हाथ में आ जाता है, रशिया ट्रेड ही नहीं कर पाएगा। एक जियोपॉलिटिकल चेस बोर्ड की तरह सोचो। चाइना की अगर बात करें तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका चाहता है कि चाइना को कट ऑफ कर दें, ऑयल से कट ऑफ कर दें। रशिया को टारगेट कर रहा है, वो वेनेजुएला को टारगेट कर रहा है। वो कितना कंट्रोल कर रहे हैं वहां पे वो हम नहीं जानते, आई डोंट थिंक सो बहुत ज्यादा कंट्रोल कर रहे हैं। ईरान को कट ऑफ करना चाहता है। चाइना अपना 44% क्रूड ऑयल लेता है फ्रॉम द मिडिल ईस्ट। ईरान का 80% क्रूड ऑयल परचेज करता है चाइना, एंड चाइना इज अ ग्रोइंग इकोनॉमी। उनको तो तेल की जरूरत है, उनके पास नहीं है, तो वो रशिया से लेते हैं, अपने सारे एलाइज से लेते हैं, इंक्लूडिंग ईरान। वेनेजुएला से भी लेते थे। फर्दर चाइना को अपना ट्रेड बढ़ाना है, उसके लिए ईरान इज वेरी वेरी की। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पूरा पिट जाएगा चाइना का अगर ईरान फॉल्स इनटू द हैंड्स ऑफ द एनिमी। उन्होंने आपस में एक रेलवे लिंक भी बना लिया है। चाइना के पास पूरा मटेरियल है वेपन्स बनाने के लिए, इनकी ईरान जो मिसाइल्स बनाता है वो बनाने के लिए। रेयर अर्थ से लेके और भी जो मेटल्स चाहिए होंगे वो सब है, ये रेलवे लिंक के थ्रू पहुंचाते रहेंगे। इस रेलवे रूट के थ्रू वो लोग, ईरान बनाता रहेगा मिसाइल्स, दे कैन फाइट अ वेरी लॉन्ग वॉर। ईरान ब्रिक्स का पार्ट है, SCO का पार्ट है, वही सब चीजें जो चाइना यूज कर रहा है एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बनाने के लिए। एंड चाइना अच्छी तरीके से जानता है इस जियोपॉलिटिकल चेस बोर्ड में अगर ईरान गिरेगा तो उनका नंबर अगला आएगा। एंड ऑलरेडी गलतियां हो चुकी हैं पहले, दे लेट सीरिया फॉल। ईरान बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड जो हम आज के डेट में देख रहे हैं ना, हिस्टोरिक है, हिस्टोरिक। हिस्ट्री बुक्स लिखी जाएंगी इन पर्टिकुलर मोमेंट्स पर। ये एक मेजर जियोपॉलिटिकल शिफ्ट हो सकता है। अगर ईरान सर्वाइव कर जाता है तो इसका मतलब नेक्स्ट ऑन द कार्ड्स विल बी डी-डॉलराइजेशन, नेक्स्ट ऑन द कार्ड्स विल बी फॉल ऑफ द अमेरिकन एम्पायर और एटलीस्ट रिडक्शन ऑफ द अमेरिकन एम्पायर। क्योंकि अगर ईरान सर्वाइव कर जाता है, लोगों को लगेगा भाई अमेरिका तो ऐसी पावर ही नहीं है, मिलिटरीली तो उतने स्ट्रांग नहीं है, तो हमें इनसे डरने की क्या बात। हम अपने करेंसी में ट्रेड करेंगे एंड ईरान भी अपने ऊपर से सैंक्शंस उठवा लेगा, जिस करेंसी में चाहेगा उस करेंसी में ऑयल बेचेगा। इसीलिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डॉलर गिरेगा, यूएस एम्पायर श्रिंक होगी एंड हो सकता है इजराइल भी गिर जाए।